आपको पता है भारत में दो तरह के कानून चलते हैं। पहला जनरल लॉ और दूसरा कस्टमरी लॉ। जनरल लॉ यानी सामान्य कानून पूरे देश में लागू होता है, जबकि कस्टमरी लॉ केवल आदिवासियों के प्रसंग में चलता है। आए दिन इस पर विवाद हुए हैं और होते रहते हैं। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचता है, पर ऐन वक्त पर सामने आता है आदिवासियों का कस्टमरी लॉ। कहा जाता है आदिवासियों पर दहेज कानून लागू नहीं होता। सुना होगा आपने। क्यों और कैसे, इस पर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। अभी पिछले दिनों आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर खूब विवाद हुआ था। हम लोगों ने भी ऑनलाइन वीडियोस के जरिए लोगों को ये जानकारी दी थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और उभर कर सामने आया कस्टमरी लॉ। आखिर यह कस्टमरी लॉ यानी प्रथागत कानून क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जोहार, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या है कस्टमरी लॉ? इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर श्री रामचंद्र उरांव। और रामचंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। रामचंद्र जी को जोहार। सभी को जोहार। इसलिए आपको जोहार। मैं रामचंद्र जी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा, और बाकी तो हम लोग चाहेंगे कि रामचंद्र जी से खुद ही सुने। रामचंद्र जी रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सहायक व्याख्याता हैं। आप वहाँ पर लंबे समय से इसके पहले रामचंद्र उरांव जी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में यानी बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मूलतः झारखंड की राजधानी रांची के निवासी हैं श्री रामचंद्र उरांव, और कानून के कई पहलुओं पर इनका जबरदस्त दखल है। मानवाधिकार, मानवतावादी कानून, प्राकृतिक संसाधन कानून, जी हाँ, वो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज लॉ, और आदिवासी प्रथागत कानून यानी कस्टमरी लॉ पर इनकी महारत है। रामचंद्र जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये कस्टमरी लॉ प्रथागत कानून है क्या? जी, जैसे प्रथागत कानून के बहुत सारे पर्याय इस्तेमाल होते हैं। आप इसको रूढ़ी जन्य कानून भी बोल सकते हैं, दस्तूरी कानून भी आप इसे कह सकते हैं, और जैसे आपने कहा प्रथा से संबंधित जो कानून है वो प्रथागत कानून है। तो जब हम कानून की बात करते हैं तो प्रथा को हमको समझना होगा या रूढ़ी को हमें समझना होगा। तो रूढ़ी वास्तव में क्या है, कस्टम वास्तव में क्या है? उनमें से एक विद्वान है हॉलैंड, जो कहते हैं कि प्रथा या रूढ़ी एक ऐसी परंपरा है जो कि लंबे समय से किसी समाज में निरंतर पालन किया जा रहा है, और उसे जो पालन जो कर रहे हैं वो इस भावना से पालन कर रहे हैं कि वो उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, और चूंकि वो नैतिक जिम्मेवारी है, सभी का उसमें एक तरह से रजामंदी है, तो बहुत सारे उसके तत्वों को फुलफिल करते हुए वो एक लॉ की संज्ञा प्राप्त करती है, और उसे हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कस्टमरी कानून या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें एक सेंटेंस का बहुत यूज होता है। वो कहते हैं कि कस्टम वहां शुरू होती है जहां पे यूसेज खत्म हो जाता है। तो भाई ये यूसेज क्या है? तो शुरुआत में किसी समाज में किसी भी चीज को लेके एक प्रथा शुरू होती है, लेकिन जब वो उपयोगिता
एक वैधानिक तौर पे स्वीकार की जाती है, चाहे वो शादी विवाह से संबंधित हो, चाहे वो जन्म संस्कार से संबंधित हो, चाहे वो इनहेरिटेंस से संबंधित हो, उत्तराधिकार से संबंधित हो, चाहे वो बंटवारे से संबंधित हो, तो समाज में कुछ नियम कानून होते हैं जो स्वीकृत होते हैं। और अगर वो कस्टम के कुछ मानदंड हैं, जैसे वो प्राचीन होनी चाहिए, वो कस्टम निरंतर फॉलो किया जाना चाहिए, उस कस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बहुत हद तक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बहुत अनयूनिफॉर्म ना हो। फिर वो कस्टम प्रथा सर्टेन होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए उसपे। वो जो प्रथा है वो किसी तरह से अनैतिक नहीं होनी चाहिए। वो जो प्रथा है किसी तरह से लॉजिक को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें एक तार्किकता होनी चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए। और वो अभी के संदर्भ में, जैसे आपने कहा कि स्टैट्यूटरी कानून जो एक जनरल लॉ है, जो कोडिफाइड है, या उसको हम बोलते हैं दस्तावेजीकरण जिसका हो गया है, और सबसे बड़ा जो कानून है देश का वो संविधान है, वो उसको किसी तरह से वॉयलेट नहीं करता और लोक नीति के अनुकूल होनी चाहिए। तो इन सारे अवयव जो हैं एक रूढ़ि को विधि का बल देते हैं। तो जब हम कहते हैं रूढ़ि को विधि का बल प्राप्त है, तो इन्हीं सब वजहों से उसको विधि का बल प्राप्त है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 13(3) में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो विधि है अन्य सारे कानून के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में एक स्रोत है कस्टम एंड यूसेज, जिसको कि भारत के क्षेत्राधिकार में, जुरिस्डिक्शन में उसे पालन किया जाता है, वो उसको एक फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त है। तो इस तरह से हम देखते हैं कस्टमरी लॉ हमारे बीच आता है। ठीक है। तो एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट हुआ, आपने जो एक आपका वो दो शब्द जो हैं कि कस्टमरी लॉ जो है वो तो रूढ़ियों से बना है, और इस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। लेकिन हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो मुख्यतः ये है कि जो भी कस्टमरी लॉ हो वो हमारे संविधान के खिलाफ ना हो, उसमें कोई भी पहलू उसका या कोई भी धारा, अनुच्छेद, जो भी कहते हैं सेक्शन, वो हमारे संविधान के मुताबिक हो, उसके बाहर न चला जाए, इस पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक चीज़ है रामचंद्र जी, हमें बताइए कि साहब मान लीजिए कि हम कस्टमरी लॉ की चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर जैसे कोई एक उदाहरण आप ही बताइए, कौन सा उदाहरण हो सकता है? एक बहुत हल्के फुल्के किसी कस्टमरी लॉ के बारे में बताइए, एक सेंटेंस में। जैसे हम अगर देखें तो एक उत्तराधिकार, ये दहेज की बात आपने की, या शादी विवाह से जो संबंधित दस्तूर हैं उनके विषय में आपने बात की। तो हम देखते हैं कि जो शादी विवाह की परंपराएं हैं आदिवासी समाज में, वो अन्य समाजों से एक भिन्न है। अगर हम और थोड़ा सा इसमें अंदर जाएं तो हम देखते हैं कि दो तरह के मुख्यतः जो सामाजिक संरचना है आदिवासियों की वो गढ़ी हुई है। एक जो है उसके मूल में है पितृ प्रधान, और दूसरे जो समुदाय हैं, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट के समुदाय में से देखें तो उसमें मातृ प्रधान समाज की गढ़। तो अब जो विवाह का जो परंपरा है या फिर तलाक की परंपरा है या आपस में जो सामाजिक संरचना बनी हुई है, उसके फोकल पॉइंट में या तो पेट्रियार्की है या तो मैट्रियार्की है, या कहीं कहीं जैसे अंडमान निकोबार में वो दोनों भी शामिल हैं, अपवाद स्वरूप। तो पूरे भारत के आदिवासी एक सांचे में नहीं, अपने अपने
सांचे में है। तो अच्छा। इसीलिए कस्टमरी जो कानून है बहुत डाइवर्स है। हम्म। जो चीज यहाँ के 5वीं अनुसूची के जो मुख्य ट्राइब फॉलो करते हैं वो जरूरी नहीं है कि 6ठी अनुसूची वाले फॉलो करें। तो हम्म। अब चूंकि उसके सेंटर में पैट्रियार्की या मैट्रियार्की है, तो सारा जो उनका नियम है समाज को चलाने का उससे केंद्रित है। जैसे हम उदाहरण दें, मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं। अब उसमें जो यंगेस्ट डॉटर होती है उसको इनहेरिटेंस दिया जाता है, यंगेस्ट, हम्म। और डॉटर को दिया जाता है, जिसको बोलते हैं नोकमा या नोकना। हम्म। और जस्ट उलट है हमारे यहाँ पे। जो हम्म। अगर हम यहाँ के प्रधान मुख्य ट्राइब में से एक ट्राइब ओरांव की बात करें, तो हम्म। जब बंटवारा का जो समय होता है, संपत्ति का बंटवारा भाइयों में अगर होता है, तो सबसे बड़ा भाई को थोड़ा एडिशनल दिया जाता है, जेठ हिस्सा। अच्छा। तो चलिए, जेठ ये होने का ये हिस्सा। हाँ, ये पहलू तो काफ़ी गंभीर है। इसको हम लोग किसी अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन हम जो समझना चाह रहे हैं अभी कि आखिर ये कस्टमरी लॉ बनता कैसे है साहब? ये क्या, या फिर इसको उसको अगर कोई पढ़ना चाहे आम आदमी, कि हम अपने कस्टमरी लॉ के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम कैसे इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं? जी, कस्टमरी लॉ जैसे कि उसका एक इम्पॉर्टेंट जो तत्व है वो है एंटीक्विटी। यानी हमें पता नहीं है कि ये जो रस्म है या जो प्रथा है वो कब हम्म। शुरू हुआ। हम्म। इसका कोई हम निश्चित समय बांध नहीं सकते। इस संदर्भ में एक इंग्लिश लॉ का एक वाक्य मुझे याद आता है। वो कहता है कि आप इसको निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि यह किस समय पे शुरू हुआ होगा। यानी इंसान की जो स्मृति है, उसकी मेमोरी है, वो भी इसमें मात खा जाती है इसकी निश्चित अवधि बताने में। यानी कोई जीवित इंसान ये नहीं बता सकता कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन यह तथ्य है कि वो बहुत प्राचीन समय में शुरू हुआ है। तो उन कस्टमरी लॉ को अगर आप देखें कि हम इसको कैसे पता करें, तो सबसे बड़ा जो इसके जो स्रोत हैं, और वो जो स्रोत जो हैं वो उसको प्रूफ करने के भी मानदंड हैं। उनमें से सबसे है विलेज ओरल ट्रेडिशन। विलेज ओरल ट्रेडिशन चूंकि ये समाज में प्रचलित है, समाज के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, उसको उपयोग में ला रहे हैं, तो अगर बड़े बुजुर्गों ने, चूंकि ये तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, यही इसकी खासियत है कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो फिर वो प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है। आदिवासियों में लेखनी और पढ़ने की जो स्किल्स हैं वो तो बहुत बाद में आई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये जो नॉलेज सिस्टम था, प्रथाएं उस वक्त नहीं थी जब आदिवासी नहीं पढ़ना लिखना जानता था, ये तो थी। तो ये जो ज्ञान था इनके बीच था। तो उनमें से विलेज ओरल ट्रेडिशन था, ट्रेडिशनल लीडर्स की भूमिका अहम थी। वो अपनी कस्टमरी जो रिवाजे कानून को बोल कर, प्रैक्टिस कर, उसको अगले जनरेशन को देते थे। यानी श्रुति स्मृति और पे आधारित थी। और इस तरह से विलेज ओरल ट्रेडिशन से हम पता कर सकते हैं सर्वप्रथम हमारा कस्टमरी लॉ का सोर्स है। बहुत सही है। दूसरा जो है, आप देखेंगे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो बने हैं, या तो सर्वे के दौरान बने हैं, जब हमने कुछ चीजों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया तो रिटन मेमोरियल्स का एक संज्ञान आता है, चाहे वह सर्वे सेटलमेंट के समय हो, या खतियान बनने के समय हो, या विलेज नोट बनने के समय हो। आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर गांव का क्या ट्रेडिशन रहा है, उस पर्टिकुलर गांव में क्या सिस्टम रहा है, और बड़े इश्यूज पे किस तरह का स्वीकृत
समाज में किस तरह का लॉ का अनुपालन होता था। तो रिटेन मेमोरियल्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है अगर हमें अपने कस्टम्स को जानना है, क्योंकि वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। तीसरा जो है, चूंकि अभी के संदर्भ में इसका महत्व और ज्यादा है, जैसे उसमें एक उदाहरण इंस्टेंस की बात आती है, तो किसी समय में, क्योंकि अब तो पहले तो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन वो अपने मेमोरी के हिसाब से चूंकि चला आ रहा था, तो ऐसा कोई उदाहरण देते थे। जस्ट अगर हम एग्जांपल दें, मान लीजिए कोई सी समाज में तलाक हुआ। वैसे तो आदिवासियों में तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो तो था नहीं, इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो है छूटा छूटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन चूंकि हमने फिर आधुनिक चश्मे से आदिवासियों के कानून को देखना शुरू किया, तो ये तलाक जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आए, लेकिन छूटा छूटी का कॉन्सेप्ट पहले से था। और आप उसमें देखिएगा, जब हम अपना छूटा छूटी या फिर अभी सो कॉल्ड तलाक की बोलते हैं, तो पहले के समय में जरूर दंपतियों में विवाद हुआ करता था और छूटा छूटी होता था। तो क्या एग्जाम्पल्स थे? तो वैसे एग्जाम्पल्स को अगर हम जीवित रख पाते हैं और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्या हम किस तरह से नतीजे में पहुंचते हैं, उन चीजों को हम फ्यूचर जनरेशन को अगर हम देते हैं, तो वही एक कस्टमरी लॉ, एक कस्टमरी नॉलेज है, वो काम करता है। अभी के संदर्भ में उसको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि वो जो बड़े बुजुर्गों के बीच में वो नॉलेज अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम कस्टम्स को ढूंढ सकते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है जो हमारे भारतीय साक्ष्य कानून में भी है, वो है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन वो है कि कानून ये मानता है कि किसी फलाने बुजुर्ग जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं उस सोसाइटी में कस्टम्स के लिए, अगर वो ऐसा कुछ बयान देते हैं उनकी मृत्यु के पहले, जिन्हें समाज ये समझता है कि उनको कस्टम्स के बारे में ज्ञान है, तो वो एक तरह से सर्व समान से वो डिक्लेरेशन जो कस्टम के बारे में, तो वो उसका सोर्स बन जाता है। उसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है एक्सपर्ट नॉलेज। तो एक्सपर्ट नॉलेज के जो वाहक हैं वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ट्रेडिशनल हेड्स हैं जो अपने रिवाज से, अपने प्रथाओं के माध्यम से विवादों का निपटारा करते थे। जैसे हम और एग्जाम्पल ले तो पढ़ा व्यवस्था, या मुंडाओं में हम देखें तो उनकी अपनी पढ़ा व्यवस्था, या हम हो के संदर्भ में देखें तो उनकी अपनी मानकी मुंडा व्यवस्था। ये तो उसी विल्किंसन रूल, उसी को संजोने के लिए, सिविल जस्टिस के को इन्फोर्स करने के लिए ही तो बुलाया गया था। ये संथालों में हम देखें तो मांझी परगना व्यवस्था, तो ये जो अपने रिवाज के हिसाब से, अपने प्रथाओं के हिसाब से वो निर्वाहन करते थे। तो इन सब स्रोतों से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कस्टम कहाँ है, क्या है, और इन्हीं आधारों पे उसे हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं। ये अद्भुत बातें हैं आपने जो बताई, वो इनफैक्ट आपने आज का जो एपिसोड था, हम लोगों ने सोचा था कि ये केवल इंट्रोडक्टरी होगा, केवल एक परिचयात्मक होगा, लेकिन आपने इतने सारे डायमेंशन दे दिए हैं कि ये आम आदमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपके आने वाले और जो लेक्चर्स हों या बातचीत हमारी हो उसको और गंभीरता से लें। और आज जो कुछ खास बातें जो आई, जिसमें खासकर आपने तो यहाँ तक कि छूटा छूटी के बारे में आपने चर्चा कर दी, तलाक के बारे में आपने वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर भी अलग अलग, और जो अलग अलग हमारे भारत में जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, अलग अलग इलाके के जो ट्राइब्स हैं, उनके यहाँ जो चलन है उसके बारे में आपने चर्चा की।
और कई ऐसे मुद्दे जो आपने अभी उठाए हैं, हम लोग उसको डिटेल में सुनना समझना चाहेंगे। तो आज के लिए तो हम लोग इसको यहाँ समेटते हैं और आज की बातचीत हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत जल्द रामचंद्र जी ने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर रखा है और इस पर जो अपने स्टूडेंट्स को जो बताते हैं वो हमारे साथ भी शेयर करें। तो अगली बार जब हम बैठेंगे तो हम चाहेंगे कि दर्शक अपने सवाल भी हमारे पास छोड़ जाए, किस बारे में आप जानना चाहते हैं रामचंद्र जी से, और कैसे अक्सर तो ये मामला कोर्ट का होता है, लेकिन चूंकि इसके पारंगत हैं रामचंद्र उरांव जी, तो हम चाहेंगे बहुत सारी चीज़ें उनसे हम पा सकें। तो रामचंद्र जी, आज के लिए हम यहाँ समापन कर रहे हैं और आपको बहुत धन्यवाद। और बहुत अगली बार के लिए हम चाहेंगे कि हम लोग और पूरी तरह से तैयारी के साथ इसकी रिकॉर्डिंग करें, बेहतर करें, और सवाल भी आपके पास में कुछ जटिल सवाल भी आपके लिए हम लेकर आए कि आप उस पर हमें अपडेट कर सकें। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम लोगों को उत्साहित करें, इस हमारे फैक्टफुल चैनल को सब्सक्राइब करें। रामचंद्र जी को आप अक्सर सुनना चाहते हैं, कब कब सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं उनसे, इस बारे में आप हमें लिख कर भेजें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों से इस वीडियो को शेयर करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।